आइए आपको सीधे गांधरबल लिए चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले कि कब और कैसे हुआ हमला, इसके साथ जानकारी उन घायलों की भी दीजिए जो इस हमले में घायल हुए थे और क्या कंडीशन है अभी। देखिए, जो इस गगनगीर का इलाका है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहां तक कि मीडिया की टीमों को तकरीबन 15 किलोमीटर पहले मनीगाम के पास रोक दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि यहां पे एक्टिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन 2 हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने गगनगीर में इस कैंप साइट को निशाना बनाया जहां पे कल ये वारदात हुई। मैं बता दूं कि कल देर शाम सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि गगनगीर से जो आपको टर्न की प्रोजेक्ट नाम की कंपनी है उनकी कैंप साइट पे हमला हुआ था। गेट पे पहले फायरिंग हुई थी, गेट के पास मजदूरों को पहले निशाना बनाया गया था और उसके बाद ये बोला गया था कि कैंप के अंदर कुछ लोगों को जो है बंधक बनाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि कैंप के अंदर जो मजदूरों के शिविर थे, जो रहने की जगह थी, उसको निशाना बनाया गया और जो ऑफिसर्स का रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं वहां पे भी फायरिंग हुई। यानी कुल मिला के देखें तो 3 जगह पे फायरिंग की गई और इन मजदूरों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 15 मजदूरों के जख्मी होने की पहले खबर आई थी, जिसमें बाद में पता चला कि 7 जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिनमें बड़गाम के डॉक्टर शहनवाज, जम्मू से 2 और बिहार और अन्य प्रदेशों से बाकी लोग हैं, जिनमें कुल 7 जो मारे गए हैं। जबकि अभी भी 4 लोगों का उपचार श्रीनगर स्थित सिकिम्स अस्पताल में चल रहा है, जिनको जिस्म के ऊपरी हिस्से यानी छाती, मुंह या कंधे, पेट में गोली लगी है, उनका उपचार चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस पूरे परिसर की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। मैं बता दूं सिनेलता, हम जिस जगह पे खड़े हैं ठीक वैसा ही बनाव उस जगह का है जहां पर ये घटना घटी थी। पहाड़ी ढलान के सामने ये कैंप बना हुआ है और कैंप के साथ ही जो टनल मोड प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है और इसीलिए ये जो सुरक्षा बलों की तरफ से बताया जा रहा है कि इन पहाड़ों को पार कर पाना किसी भी मिलिटेंट के लिए संभव नहीं है, इसीलिए संभवतः वो पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। इसीलिए तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील करके यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और देखें तो जिधर से भी हाईवे गुजरता है वहां पे नाके लगा दिए गए हैं, आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाए कि किस तरीके से जो सुरक्षा बलों के नाके जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्ध से पूछताछ हो रही है और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो अंदर मिलिटेंट जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया कहीं वो भागने की फिराक में तो नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो देखरेख कर रहे हैं, इसको चलाया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी जो हमलावर हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल आसिफ, जो लोकेशन आप दिखा रहे हैं उसकी भौगोलिक परिदृश्य या फिर जिस तरीके का अभी दिखाई दे रहा है जियोग्राफी, क्या आपको लगता है कि अगर घेरेबंदी कर ली जाए तो इस ऑपरेशन में कितने आतंकी थे, एग्जैक्ट नंबर या फिर कुछ ऐसी जानकारी हो तो सफलता मिल सकती है जिस तरीके की घेरेबंदी अभी की जा रही है? बिल्कुल सिनेमा, देखिए इस जगह में आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जो ये पीछे जो हाईवे दिख रहा है श्रीनगर लेह हाईवे है और इसी के बाएं साइड पे ये पूरा कैंप का इलाका मौजूद है और यहाँ से बाहर जाने के लिए केवल ये इसी एक रास्ते का इस्तेमाल हो सकता है। कल जैसे ही घटना की खबर मिली, सोनमर्ग के साइड से भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया और गांधरबल के साइड से भी इस रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और चूंकि दूसरे साइड से सिंध दरिया जो बहता है उसको पार कर पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए सुरक्षा बलों को पुख्ता इस बात का आशंका है कि जो हमलावर हैं वो इसी एरिया में अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि कैंप साइट जहां पे मौजूद है पहाड़ी ढलान के नीचे वो कैंप साइट मौजूद है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना संभव नहीं है क्योंकि ऊपर से भी सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। इसीलिए संभवतः जो हमलावर थे वो या तो इसी इलाके में मौजूद हैं या फिर अब तक ऐसा देखा गया था कि ऐसी जगहों पर आतंकी हमले की खबरें आती थी जहां पर बहुत घना जंगल हो, भागना छिपना आसान हो। लेकिन इस बार जिस लोकेशन पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी खड़े हैं, चारों तरफ हाईवे है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और यहां से उनकी धरपकड़ के लिए हमारी सेना मुस्तैद है। आसिफ
आप नजर बना के रखिएगा, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम हर एक अपडेट पर। शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप इसी खबर की बात करें तो अब रिएक्शन का दौर शुरू हुआ है। इस हमले की निंदा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से लगाए प्रियंका गांधी तक उन्होंने क्या कहा है इस हमले को लेकर के, देखिए। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित काम है। इस जघन्य हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद गुप्ता ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा दिया जाएगा और कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हमले की निंदा की है। गडकरी ने कहा कि निर्दोष मजदूरों पर हमले की घोर निंदा करता हूं। वो सभी एक अहम परियोजना के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा व दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। और देखिए, बीते कल की हम बात कर रहे हैं। ठीक इसी टाइम के आसपास का वक्त था जब प्रशांत विहार से धमाके की आवाज सुनाई दी और इस पूरे मामले पर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन कल से आज तक जांच एजेंसियों के पास बहुत सबूत तो हैं, लेकिन इस घटना के पीछे कौन था, ये घटना करने वाले लोग कौन थे, उनके मंसूबे क्या थे, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। प्रशांत विहार थाने में एक्सप्लोजिव एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट कर रही है। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली के तमाम बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया लग रहा है। आईईडी का इस्तेमाल किया गया। क्रूड बम भी एक आईईडी की तरह ही होता है। धमाका करने वाला शख्स उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, क्योंकि जो बम फटा उसमें किसी तरह की कोई कील या छर्रे नहीं थे। ब्लास्ट के लिए रविवार का दिन चुना गया क्योंकि स्कूल बंद था। समय भी सुबह का चुना था क्योंकि दुकानें बंद थी। धमाका सिर्फ मैसेज देने के लिए किया लग रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। ऐसे में आशंका है कि धमाके का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। और देखिए, आपको याद होगा मूर्ति विसर्जन को लेकर बहराइच में बवाल, हिंसा और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस 23 घरों पर चस्पा किए गए थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर 15 दिन की रोक की खबर है। इसके पीछे क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल बहराइच में हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था। इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने बेहतरीन न्याय करते हुए उन सभी 23 नोटिस पाने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी बुलडोजर, उस पर इनडायरेक्ट रूप से 15 दिवस का रोक लगा दिया है। 15 दिवस तक हमको अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करने का मौका दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। हिंसा के आरोपियों ने अर्जी दाखिल कर कहा कि सरकार का मकसद बिना मुकदमा सजा देना है। कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील भी की गई। उधर बहराइच के महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग खुद ही अवैध कब्जा हटा रहे हैं। कोई दुकान खाली कर रहा है तो कोई घर से सामान निकाल रहा है। बुलडोजर के डर से पूरे इलाके में सन्नाटा पस रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि किसी और की गई सजा उनको मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से यह खबर है, आज यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट संभव है कि नामों का ऐलान हो जाए। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने नाम तय कर लिए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। पीडीएफ फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। 9 में से 8 सीटों पर दलित, ओबीसी उम्मीदवार संभव होंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेश, आज क्या नामों का ऐलान हो जाएगा फाइनली? क्या बातचीत हो गई, सहमति बन गई? सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि
बीजेपी हाईकमान ने बात विचार विमर्श कर लिया है और जो लिस्ट यूपी भाजपा ने दी थी 3 नामों की, उसमें ज्यादातर नाम ओबीसी और दलित समुदाय के थे। यानी पीडीएफ फार्मूले की काट के लिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुसार नहीं मिली थी, 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी एनडीए देख रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के फार्मूले के काट के लिए अपना फार्मूला निकाला है। यानी दलित और ओबीसी प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। सोर्सेज से ये खबर है। इसके अलावा बटोगे तो कटोगे, ये जो मूल मंत्र है, योग मंत्र है, जो हरियाणा में भी इफेक्टिव रहा और महाराष्ट्र में भी चलने जा रहा है, इससे भी इस फार्मूले यानी हार्ड हिंदुत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में लड़ने जा रही है। यानी जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी खानी पड़ी, इससे सतर्क होकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व आगे काम कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव में 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी को मौका मिलेगा और सामान्य सीट पर भी दलित या ओबीसी लड़ाए जा सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पर लड़ाकर समाजवादी पार्टी ने जिता लिया और एक मैसेज और संदेश पूरे देश में दिया गया। माना जा रहा है कि सीतामऊ, कानपुर की जो सीतामऊ सीट है, बिल्कुल वीरेश, यानी कुल मिलाकर के जो सभी समीकरण पर फिट बैठेगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसके नाम को लेकर के मंथन हो चुका है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। ये जानकारी वीरेश दे रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों की तस्वीरें आई हैं जहां पानी ही पानी है, सड़कों को ढूंढना मुश्किल हो गया है क्योंकि वहां पानी नजर आएगा। ये देखिए आप, जल जमाव से ट्रैफिक, बेंगलोर का ट्रैफिक वैसे भी स्लो कहा जाता है, लेकिन बारिश और जल जमाव के बाद और भी परेशानी बढ़ी हुई है, लोगों को दिक्कत है। ऐसे में जो तस्वीरें हैं देखिए, अंडरपास की बसेस चलती दिखाई दे रही हैं, ट्रैफिक की रफ्तार ऐसे में स्लो बताई जा रही है। देर रात से जो बारिश है ये वजह है यहाँ बेंगलुरु में जो सुबह उठ करके लोगों का आना जाना हो वो इसी रफ्तार के साथ, जैसे सड़कें आप देखिए किस तरीके से जलमग्न दिखाई दे रही हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जो हालात है, खासकर ट्रैफिक की कंडीशन और वर्स हो जाती है। ऐसे में आज घर से बाहर निकल के दफ्तर का रुख करने वाले तमाम लोगों के लिए स्लो ट्रैफिक की खबर है।